अभी हम पढ़ने वाले हैं कर्टोइसिस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं, लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल ग्राफ है। इसी की जगह हमारे पास एक दूसरा ग्राफ है जो कुछ इस तरीके से है। ये हमारा क्या है, स्क्यूड है ना, ये प्रॉपर नहीं है। पहले वाला जो था ये हमारा नॉर्मल था, नॉर्मल ग्राफ था, नॉर्मल कर्व था आप कह सकते हो। ठीक है, तो कर्टोइसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और तब हमें पता चलेगा कि आउटलायर्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, कर्टोइसिस से हमें पता चलेगा अगर कर्टोइसिस का वैल्यू हाई है तो यानी आउटलायर्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं, और अगर लाइट टेल्ड है यानी आउटलायर्स नहीं है। कॉमनली देयर इज अ लैक ऑफ आउटलायर्स। ठीक है, अब जैसे ये है, जब डिफरेंस कैलकुलेट हुआ, डिफरेंस को भी ग्राफ के फॉर्म में कैलकुलेट हुआ। अब आप देखो, ये एक नॉर्मल बीच का ग्राफ बन रहा है, एक में छोटा ग्राफ बन रहा है, एक में टेल्ड हैवी है। इसको हम कहते हैं हैवी टेल्ड। हैवी टेल्ड है तो मतलब क्या है, इसमें आउटलायर्स ज्यादा होंगे। लो टेल्ड है तो आउटलायर्स कम होंगे। यानी जब हम कर्टोइसिस निकालेंगे तो बेसिकली हम एक कर्टोइस कोफिशिएंट निकालेंगे के। ठीक है, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट हम चाहते हैं हम रेंज की तरफ। रेंज हमने कल भी पढ़ा था, कल देखा भी था, आज एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो रेंज क्या कहलाता है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो रेंज कहलाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे टू एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं, लोवेस्ट वैल्यू क्या है हमारे डेटा में और हाईएस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, परसेंटाइल भी कल हमने देखा था। हम परसेंटाइल में क्या करते हैं, परसेंटेजेस में ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा डेटा किस परसेंटेज रेंज में लाई कर रहा है। क्वार्टाइल्स की बात करें तो कल हमने क्वार्टाइल्स भी देखा था कि हमारे पास लेट्स से ये एक रेंज होती है ना, 0 से 100% तक का लेट्स से। तो हमने इसको क्या किया था, हमने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया था, 1 2 3। और ये हर एक पार्ट जो है वो एक क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम क्वार्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यानी पहला क्वार्टाइल जो है वो 0 रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड 25% करेगा, थर्ड 50% करेगा, फोर्थ मतलब लास्ट वाला जो है हमारा 75 से 100% परसेंटाइल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यानी अब हम देखेंगे क्वार्टाइल का जो आपस में रेंज होता है उसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम बेसिकली क्या करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच का डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं। हमने कल बात करी थी, ये हमारा Q1 है जो कि 25 परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमारा Q2 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 50 को। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा Q3 आता है, 75 परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा दें, ठीक है, और हम ये लेके चलते हैं कि हमारा डेटा कुछ इस टाइप का है। ठीक है, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे डेटा का। तो अब आप ये बताओ, मैक्सिमम डेटा, हमने एक चीज देखी थी, मिडिल वैल्यू जो है वो मीडियन को करस्पॉन्ड करती है ना। मैक्सिमम डेटा जो है वो हमें यहाँ से यहाँ के बीच मिलता है, इस सेक्शन में, है ना। ये जो सेक्शन है हमारा, ये हमारा Q1 से स्टार्ट होता है, मिडिल वन हमारा Q2 होता है जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, ये वैल्यू हमारी Q3 वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप देखो मैक्सिमम डेटा जो है वो किस रेंज में लाई कर रहा है, वो Q1 से Q3 के बीच लाई कर रहा है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम क्या करते हैं, Q3 और Q1 के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। तो यानी Q3 माइनस Q1 करेंगे, उसको हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR।
IQR निकाल क्यों रहे हैं, ये चीज समझ में आई? क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम डेटा है वो इसी रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए हम एक रेंज पता करते हैं कि हमारा डेटा मैक्सिमम किस रेंज में आ रहा है। अब हमने एक चीज बात करी थी, जब हमने देखा था आउटलायर्स क्या होता है, हमने बॉक्स प्लॉट की बात करी थी, है ना। ग्राफिकली जो हमने बॉक्स प्लॉट देखा था वो ऐसे वर्टिकल में देखा था, अब उसको हॉरिजॉन्टल में समझते हैं कि क्या होता है। तो जो बॉक्स प्लॉट हमने देखा था, बीच में एक ऐसे बॉक्स बन के आ रहा था, ठीक है। कुछ उसके दो विस्कर्स थे, हमने बात करी थी। तो विस्कर्स क्या बता रहे थे, एक मिनिमम वैल्यू, एक साइड मैक्सिमम वैल्यू। जो बीच का प्लॉट है वो बेसिकली हमारा हर एक सेक्शन 25% ऑफ द परसेंटाइल ऑफ द डेटा रिप्रेजेंट करता है। यानी मिनिमम विस्कर्स से Q1 जो बॉक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक 25% डेटा लाई करेगा, फिर Q1 से Q2 के बीच में नेक्स्ट 25% डेटा लाई करेगा, Q2 से Q3 के बीच नेक्स्ट 25, एंड देन अपर क्वार्टाइल Q3 से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में 25% है। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, जहां आप देखोगे मैक्सिमम डेटा हमारा कहाँ लाई कर रहा है, 50% ऑफ द डेटा इज लाइंग बिटवीन Q3 एंड Q1। तो ये रेंज हमारा कहलाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। उस दिन हमने बात करी थी विस्कर्स के आगे भी अगर हमें डेटा पॉइंट्स मिलते हैं तो मतलब आउटलायर्स है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स है। मैक्सिमम के ऊपर मिलेंगे तो यानी ज्यादा वैल्यू के एक्सट्रीम पॉइंट्स है, मिनिमम के नीचे मिलेंगे तो कम वैल्यू के एक्सट्रीम पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। बॉक्स प्लॉट को अब समझ में आ रहा होगा कि बॉक्स प्लॉट में वो जो हम देख रहे थे ना कि बहुत ज्यादा ग्रे है या दूर है, वो हमारे डेटा पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा था बेसिकली, ठीक है। वेरिएंस हम पढ़ते हैं, वेरिएंस क्या बताता है, कितना वेरी करने वाला है, यानी डिस्पर्जन कितना होने वाला है, ठीक है। वेरिएंस के लिए हम मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला देखते हैं, हम इसको अभी एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं x, ये हमारा मीन है। तो हमने बात करी थी जब हम चेक करेंगे कि किस वैल्यू से वेरी करने वाला है, तो वैल्यू कौन सी होगी, हम मीन के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे कि मीन से कितना डिफर कर रहा है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन, यानी पूरा टोटल सम करेंगे, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स मीन से कितना डेविएट हो रहे हैं इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी हमारे सैंपल में जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उनके लिए हम करेंगे, ठीक है। हमने अभी निकाला क्या है, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये भी डिस्पर्जन बताता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि इनमें सिर्फ अंडर रूट का फर्क, स्क्वायर रूट का डिफरेंस आता है। आप देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। यानी इससे हमें एक टर्म और हम पढ़ेंगे कि जब हम देख रहे हैं कि कुछ वैल्यूज हमारे मीन वैल्यू से डेविएट करेंगे यानी अलग लाई करेंगे, तो हमने एक चीज देखी थी, जो सैंपल जितना दूर लाई कर रहा है उसका मतलब एरर वहां पे ज्यादा है। तो हम यहाँ से एरर भी कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी हमारा डेटा पॉइंट मीन से कितना दूर है। यानी अगर हमारा आउटकम होना चाहिए यस, और यस के लिए लेट्स से हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी 5, लेकिन 5 मीन वैल्यू से हमारा डेटा पॉइंट है 7 पे, तो यानी दोनों के बीच में एरर कितना है, 5 - 7 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड एरर्स पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरर। अब रिलेशनशिप एक बार देख लेते हैं, कई तरीके के रिलेशनशिप हैं हमारे जो आपस में वेरिएबल्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो वो हम कोवेरिएंस से निकालते हैं, ठीक है। यानी दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इसमें हम पॉजिटिव कोवेरिएंस हो सकता है, नेगेटिव कोवेरिएंस भी हो सकता है। पॉजिटिव का सिंपल मतलब यह है सेम डायरेक्शन में बढ़ेंगे, जो हमने कोरिलेशन के लिए देखा था ना, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो वो पॉजिटिव कोवेरिएंस है। एक बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा तो नेगेटिव कोवेरिएंस है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। इतनी चीजें हमने स्टैटिस्टिक्स में थियोरेटिकली कवर करी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं कि हमारा किस तरीके से वेरी करती हैं चीजें।
तो पहले तो सिंपल हम ये देखते हैं डेविएशन की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है। लेट्स से हमारे ये डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, या ये कह लो ये वेट्स हैं एक क्लास के स्टूडेंट्स के। हम यहाँ पे मीन कैलकुलेट करते हैं, मीन हम नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इनका मीन निकालेंगे। लेट्स से हमारे पास 5 लोगों के वेट हैं 35.7, 58, 60, 75 और 85, ठीक है। 5 लोगों का मीन वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ ऑल दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं सम ऑफ यहाँ से यहाँ का डिवाइडेड बाय कितने सैंपल है हमारे पास 5, कितना आया 62.74। मीन वैल्यू हमारी एवरेज वैल्यू भी होती है, तो अगर हम एवरेज के फॉर्मूले में रखेंगे और रेंज दे देंगे तो भी सेम है, यानी मीन वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने एक चीज़ कही थी, हम क्या पता करेंगे, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट हमारा मीन से कितना दूर है, यानी x माइनस मीन। तो हम यहाँ क्या करेंगे 62.75 में से 35.7 माइनस करिए, बताइए कितना आ रहा है। It will come in negative. 62.75 minus 35.7, 27.05. माइनस इसलिए आएगा वो क्योंकि 62 बड़ा है, ये छोटा वैल्यू है, इसलिए माइनस आएगा। हम क्या कर रहे हैं 05 कैसे आ रहा है, 06 आना चाहिए था, 04 आ रहा है, 04। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली इसमें से माइनस किया। अब यही काम अभी हमने कैलकुलेटर से किया, अब ये काम हम क्या करेंगे, हम एक्सेल से डायरेक्ट फॉर्मूला से करवाएंगे। हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू लेंगे यानी A5 माइनस B14 हम एंटर करेंगे। एक्सेल हमें टाइम लगा कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करने में, इसको टाइम नहीं लगा। हमने 35 में से घटाया इसको या फिर इसमें से इसको? 35 में से हमने किया x माइनस मीन। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा था एक, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। हाँ, हम बेसिकली ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं अभी, x माइनस म्यू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो xi का मतलब है ith टर्म, i का मतलब है ये जो रो होगा i उसको रिप्रेजेंट करेगा, i इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो x माइनस मीन क्या है, यानी हम यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला लगाएं, अगर हमने लगाया ये माइनस ये, वही आया। अब हम क्या करते हैं, एक्सेल में हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम यही फॉर्मूला बार बार लिख सकते हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल में हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ये शॉर्टकट्स आपको बताऊंगी मैं जब हम एक्सेल पढ़ेंगे, ठीक है। हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो A6 ये वैल्यू है, ये A है, ये 6 है, A6 माइनस मीन, ये वैल्यू आई, इसमें से माइनस किया मीन, तो ये वैल्यू आई, इसमें से माइनस किया मीन, तो ये वैल्यू आई, ठीक है। इस तरीके से हमने किया। अब हमने क्या किया, इसका हमें स्क्वायर करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पे इंडिविजुअली स्क्वायर लगाते हैं, फिर हम n से डिवाइड करेंगे। तो आप देखोगे हम बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, फाइनली उससे हमें वेरिएंस पता चलेगा कि कितना वेरी कर रहा है हमारा डेटा, क्या हमारा डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, और अगर है नहीं है तो कितना वेरी कर रहा है मीन के रिस्पेक्ट में। तो यानी जो हमारा मीन वैल्यू था वो आया था 62, तो 62 से ये वाला डेटा पॉइंट जो है इतना डिफरेंस, इतना वेरी कर रहा है, इतना बाहर है,
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो प्रैक्टिकली वेरिएंस हमें क्या हेल्प करेगा, हमें बताने में हेल्प करेगा कि हमारा डेटा पॉइंट्स कितना वेरी करते हैं। ठीक है, यही चीज़ जब हम पाइथन के थ्रू करेंगे तो हम जो कल वो बात कर रहे थे ना कि ग्राफ्स बनेंगे कैसे, दिखेंगे कैसे, तो आज मैं आपको सिर्फ एक बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, फिर हम जब आगे प्रैक्टिस करेंगे, पाइथन सीखेंगे, इसके बाद हम फिर आप लोग भी ये चीज़ें प्रैक्टिकली करोगे। ठीक है, तो पाइथन के प्रोग्राम्स को हम जुपिटर नोटबुक एक टूल है उस पर रन करते हैं। ये हम आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे और आप जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम उसके बाद यहाँ पे कोड्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे आज। पहले हम ये एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें जो स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे जैसे हमने कुछ वैल्यूज ली, हमने मीन निकाला, हमें मीडियन निकालना होगा तो हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं सेम काम हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथन में क्या है, पाइथन ने अपने खुद के लाइब्रेरीज क्रिएट करे हुए हैं, तो हम उन लाइब्रेरीज के थ्रू अलग अलग फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मीन निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ एक फंक्शन यूज़ करेंगे और वो सारे डिटेल्स हमें खुद दे देगा, हमें कैलकुलेशंस नहीं परफॉर्म करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेल पे हमने सिर्फ एक फॉर्मूला डाला था एवरेज का, सारे कैलकुलेशन उसने हमें करके दिए। सेम वे में अगर हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन STD-dev, ये क्या करेगा, इट कैलकुलेट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन गिवन एज आर्ग्यूमेंट। यानी अगर हम इसको यूज करें, ये पुराने वर्जन्स के लिए है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, हमारे पास एक पॉपुलेशन के लिए है, एक सैंपल के लिए है, और एक फंक्शन है बेस्ड ऑन दी सैंपल इंक्लूडिंग लॉजिकल वैल्यूज। यानी इसमें हम कोई कंडीशन दे सकते हैं। लेट्स से हम ये सिलेक्ट करते हैं और हम अपने नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, लेट्स हिट एंटर। तो इसने हमें क्या दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। इस पूरे डेटा सेट में जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आएगा वो इतना आएगा। यानी इसके बाद अगर हम आगे कैलकुलेट करें x माइनस मीन का स्क्वायर, है ना, रेज टू द पावर 2, ये कैलकुलेट करें, फिर हम इस टर्म को पूरा डिवाइड करें नंबर ऑफ सैंपल्स से, ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इनका सम करें और फिर उसको डिवाइड करें n से, तो कैलकुलेशन के बाद हमें यही वैल्यू आने वाली है। तो यानी सिर्फ एक फॉर्मूले से हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो सेम हम पाइथन में भी करते हैं, हमें यहाँ लाइब्रेरीज यूज करने पड़ते हैं। जैसे लेट्स से हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करने वाले हैं, तो हमने पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो हमने वर्ड यूज किया इंपोर्ट और हमने लाइब्रेरी का नाम दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या किया, हमने एक लिस्ट ली है। लेट्स से हमारा डेटा ये है 1 2 3 3 2 2 2 1, ये हमारा डेटा है एक लिस्ट के फॉर्म में। हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो हम आप सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो। अभी हमने क्या फंक्शन यूज़ किया, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी के बाद हमने डॉट लगाया, फिर हमने फंक्शन कॉल किया, किस फंक्शन को यूज़ करना है, फिर हमने क्या किया, वो वैल्यूज़ का रेंज दिया जिसपे हमें मीन निकालना है। सेम एक्सेल में हम क्या कर रहे थे, हमने फॉर्मूला लिखा था और हमने रेंज दी थी। तो यहाँ भी हमने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी से मीन फंक्शन यूज किया है और उसमें हमने वैल्यू पास कराई है। तो आप देखोगे एवरेज वैल्यू क्या निकल के आई है इस पूरे लिस्ट का, 2। मीडियन निकालना हो अगर, तो मीडियन के लिए भी यहाँ पे क्या है, एक तरीका होता है मीडियन निकालने का। अब इनमें इन्होंने क्या किया, डेटा सेट्स को डिवाइड कर दिया। पहला डेटा सेट ये ले लिया, दूसरा डेटा सेट ये ले लिया, तीसरा डेटा सेट कुछ और ले लिया, चौथा और ले लिया। अब आप देखो, अगर हम डेटा सेट 1 की बात करें, बाकियों पे ध्यान मत दो, आप बस इस चीज़ पे ध्यान दो। ये जो डेटा सेट 1 लिया है, इन्होंने फंक्शन क्या यूज़ किया, हमने इस पे
मीडियन फंक्शन यूज किया है और उसमें हमने अपना डेटा पास कराया है, दैट्स इट। जैसे हमने यहाँ स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन किया था, हमने मीडियन फंक्शन को कॉल कर लिया है, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने मोड की बात करी थी, तो सिर्फ फंक्शन पे ध्यान दीजिएगा आप। अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ मोड का फंक्शन लगाया और अपना डेटा पास कर दिया। पहले हमने मीन का फंक्शन यूज किया था, हमें मीन आ गया था। मीडियन फंक्शन यूज किया, मीडियन आ गया। तीसरे में हमने मोड का फंक्शन यूज किया और हमें इसने, जैसे हम डेटा सेट 1 के लिए अगर देखें तो मोड वैल्यू क्या है, मोड वैल्यू कौन सी होती है, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही हो। तो आप देखो 3 2 बार रिपीट हुआ, 4 1 टाइम, 5 हुआ है 4 टाइम्स रिपीट, 6 हुआ है 3 टाइम्स रिपीट। तो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, 5। तो अगर हम देखें मिडिल वैल्यू जो हमारे ऊपर वाले डेटा सेट के केस में थी, वो मिडिल मोस्ट वैल्यू दे दी इसने, विदाउट हमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करने पड़े। ठीक है, ऐसे ही हमें रेंज निकालनी होगी, तो हमारे पास लेट्स से एक सैम्पल डेटा है जिसमें 1 2 3 4 5 तक वैल्यूज हैं। सेम हम काम एक्सेल पे भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सैम्पल डेटा है ना, और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम मैक्स फंक्शन यूज करेंगे और हमने बताया हमें इससे लेके इस रेंज के बीच मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम कितना आया, 85। सेम मिनिमम निकालना होगा, तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, उसके लिए हम फंक्शन यूज कर लेंगे, मिन के नाम से फंक्शन है हमारा। हमने रेंज दे दी 30.7। ठीक है, तो इससे हमारा रेंज आ गया। तो सेम काम हमने यहाँ किया। मैक्सिमम यूज करने के लिए हमने मैक्स फंक्शन यूज किया, हमने अपना लिस्ट पास कराया, किस लिस्ट में हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम फंक्शन के लिए हमने मिन पास कराया, हमें कौन सा वैल्यू मिनिमम चाहिए। अब रेंज के लिए क्या करना है, हमें मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करना है। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी इस रेंज की, वो दिखाया, डिस्प्ले कराया, पता करने के लिए हम सही कर रहे हैं कि नहीं, 1। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4, तो रेंज कितनी आएगी, वो सॉरी 1, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो रेंज कितनी आएगी, 4। यानी हमने सिंपली क्या किया, देखो रेंज का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, हमें मैक्स और मिन कैलकुलेट करके उसको आपस में माइनस कर देना है। ये जो रिकॉर्ड था हमारा, उसके लिए हमारे पास रेंज कितनी आ गई, यानी इतना वेरिएशन का डेटा हमें देखने को मिलने वाला है, इतने रेंज का डेटा हमारे रिकॉर्ड्स में मौजूद है। ठीक है, अब वेरिएंस की बात करते हैं। तो वेरिएंस के लिए हम एक्सेल में, तो आप देखिए वेरिएंस के लिए हमें फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, ये वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट किया रेंज और इसको दे दिया, तो इसने हमें बता दिया वेरिएंस कितना है हमारे इसमें। ठीक है, सेम काम अगर हम यहाँ इसके थ्रू करेंगे, पाइथन के थ्रू, तो हमें पाइथन में वेरिएंस को इंपोर्ट करना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी हम ले चुके हैं, तो हमने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी से, इसका मतलब होता है फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी इंपोर्ट वेरिएंस, यानी हम स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी में से वेरिएंस इंपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम वेरिएंस को यूज कर पाए। ठीक है, अब हमने यहाँ कुछ सैम्पल्स डिफाइन करे हैं, इस सारों पे मत जाइएगा, हम सिर्फ सैम्पल 1 के रिस्पेक्ट में अपना आज का एग्जाम्पल देखेंगे। सैम्पल 1 है हमारा 1 2 5 4 8 9 12। ठीक है, यहाँ हमने कुछ फ्रैक्शंस भी लेके वो करा है, वो फ्रैक्शंस वाली चीजें हम आगे समझेंगे। अब आप देखो ये जो हमारा सैम्पल था 1 2 5 4 8 9 12, जो सैम्पल 1 था, सैम्पल 1 का वेरिएंस कितना आया है, कुछ वैल्यू आई है ना 15.80 समथिंग, तो 15.8 है। सेम काम जब हमने डिफरेंट डेटा सेट के लिए एक्सेल पे किया, तो हमने वेरिएंस का फॉर्मूला लिया, उसने हमें वेरिएंस कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, मूविंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मोटा मोटा अभी आप लोग को सिर्फ इतना समझना है, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फंक्शन यूज करके काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें मतलब हमने एक फंक्शन लगाया, उसमें वो सारी चीजें खुद बताया, सारी चीजें खुद करेगा। हाँ, स्पेशल एक अलग अलग। हाँ जी,
अभी हम ये फॉर्मूला देखते हैं तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि इतने सारे कैलकुलेशंस, और जब हम स्कूल में पढ़ते भी हैं स्टैटिस्टिक्स में तो ये हमें मैनुअली करने पड़ते हैं, तो चीज़ें बहुत कैलकुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल में, आप देख रहे हो सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ किया हमने, हर चीज़ के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालना चाहें इस रेंज का, अच्छा हम यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हम इतना लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेशंस करके निकालते हैं, वो हम यहाँ फंक्शंस यूज करके सेकेंड्स में हमें आंसर मिल जा रहा है। बस हमें क्या पता होना चाहिए, हमें फंक्शन का नाम पता होना चाहिए, और वो फंक्शन किस लाइब्रेरी में, अगर हम पाइथन के लिए करेंगे तो हमें लाइब्रेरी पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने सैम्पल 1 बनाया और सैम्पल 1 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन stdev नाम का ही शॉर्टकट यूज हो रहा है फंक्शन में, तो हमें फंक्शंस के नाम याद करने में भी आसानी रहती है। stdev मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। सैम्पल 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला है, 3.97, और इसका हमने जो वेरिएंस निकाला था वो कितना आया था, 15.8। अब एक चीज वेरिफिकेशन के लिए, हमने जब थ्योरी पढ़ी तो हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस। तो अब आप ये कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो मैनुअली कि सही डेटा आ भी रहा है या नहीं। तो आप क्या करो, सिंपली 3.976 का स्क्वायर करो, कितना वैल्यू आ रहा है, का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो 15.8 के अराउंड ही आ रहा है। हाँ, तो यानी ये जो वैल्यू हमारी आई है वो ठीक आई है। सेम हम यहाँ भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, यहाँ हम पावर फंक्शन यूज कर लेते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। तो हमें पहले नंबर देना है, किस नंबर का स्क्वायर करना है, हमने ये नंबर दिया, कितना पावर रेस करना है, 2, स्क्वायर का मतलब है पावर 2। तो आप देखोगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, यानी हमारी कैलकुलेशंस सही है, यानी हमारे फॉर्मूला सही वर्क कर रहे हैं, फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है। तो जो हम थ्योरेटिकली पढ़ा था हमने, वो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब थोड़े से एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं यहाँ पे। अभी हमने देखा कि हम लिस्ट में डेटा दे रहे थे तो हम कैलकुलेशंस कैसे कर रहे थे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल इसका देते हैं कि लेट्स से हमारे पास डेटा जो है एक एक्सेल फाइल में है, यानी हमारे पास कुछ इस टाइप की एक फाइल है जिसमें डेटा है। यहाँ से ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस टाइप का डेटा मौजूद है, यानी कुछ आईडीज हैं, रैंक है, और फिर कंपनी का नाम है, और एम्प्लॉयज़ का कुछ डेटा रिकॉर्ड है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी में, प्रीवियस रैंक कितना था, इस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू का रेंज और चेंज कितना हो रहा है रेवेन्यू में, पिछले साल कितना रेवेन्यू था, इस साल कितना परसेंटेज हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को, और प्रॉफिट में चेंजेस किस रेट से हो रहे हैं। ठीक है, कंपनी के एसेट कितने हैं और कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है। ये कुछ 50 कंपनीज का या 500 कंपनीज का रिकॉर्ड है, यानी ये एक फॉर्च्यून 500 कंपनीज का रिकॉर्ड है डेटा में। ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम इस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो किस टाइप से हमें रिकॉर्ड्स दिखते हैं। ठीक है, यानी हम इनके रिकॉर्ड्स को ऑब्जर्व करने वाले हैं। आप जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं डेटा एनालिटिक्स में तो हमें डेटा इस टाइप का मिलता है। बेसिक सीखने के लिए हम छोटे डेटा पे काम कर रहे होते हैं, हम सिंगल सेट पे समझते हैं वैल्यूज कैसे आ रहे हैं, फिर हमें उन पैरामीटर्स को यहाँ निकालना होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा है और अब हम क्या करने वाले हैं, हम पाइथन पे ही इनको एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स क्लोज दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
सबसे पहले हमें डेटा सेट को कॉल करने से पहले जो जो लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे उनको इंपोर्ट कराना है, ठीक है। क्या लाइब्रेरीज हैं, क्या इंपोर्ट होंगे, ये हम आगे पाइथन के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे हम क्या करते हैं, पहले हमने अपना डेटा को लोड कराया है, ठीक है, उसको हमने एक डेटा फ्रेम में लिया है। हमने कल एक देखा था, जब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सबसे पहले परफॉर्म करते हैं। उसमें हम क्या पता करते हैं, हम काउंट निकालते हैं, हम डेटा का शेप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा डेटा किस शेप का है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ तक हमने अपना ये जो फॉर्च्यून 500 फाइल थी इसको डेटा में स्टोर किया, और हमने पाइथन में पांडास लाइब्रेरी हम पढ़ेंगे डिटेल में, उससे हमने इस एक्सेल के डेटा को रीड करा लिया। तो अगर हम एक प्रिंट कमांड यूज करके देखें हमारे डीएफ में क्या वैल्यूज हैं, तो देखो आपको वही डेटा दिख रहा है ना जो हम वहाँ देख रहे थे, आईडी, रैंक, नेम, एम्प्लॉई, रेवेन्यू, रेवेन्यू में चेंज, प्रॉफिट, प्रॉफिट में चेंज, एसेट, मार्केट वैल्यू, यही वैल्यू थे ना वहाँ भी हमारे। यानी हमने क्या किया, एक्सेल से डेटा को पाइथन में लोड किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो वैसे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। सेम को जब हम शेप फंक्शन में डालेंगे, ये क्या है, एक फंक्शन है, ये हमें क्या बता रहा है, 200 रोज हैं, 11 कॉलम्स हैं इस पूरे डेटा सेट में, ठीक है। अगर हम हेड फंक्शन यूज करते हैं तो ये टॉप 5 रिकॉर्ड्स हमें दिखा देगा। हमारे लिस्ट में जो स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड्स होंगे ना वो हमें दिखा देगा मैकेसन्स तक, वॉलमार्ट से शुरू होकर मैकेसन्स तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने बात करी थी कि हम अपने डेटा का समरी देखते हैं, समरी को समझते हैं। तो हमने क्या किया, इन्फो फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमें बता रहा है कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स के नाम क्या हैं, कितने वैल्यूज हैं जो नॉन नल है, नॉन नल काउंट। आईडी में 200 के 200 नॉन नल है, यानी कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है। नॉन नल मतलब नल नहीं है, ब्लैंक नहीं है, ठीक है। किस टाइप का वैल्यू है ना। पाइथन स्टार्ट करने में हम डेटा टाइप्स भी पढ़ेंगे। यानी आप देखो ये INT का मतलब है इंटीजर, इंटीजर वैल्यू है। रैंक क्या है, 200 के 200 नॉन नल है, इंटीजर वैल्यूज है। नेम क्या है, 200% है, नल कोई वैल्यू नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट टाइप का। तो आप देखोगे जितना भी हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा होगा वो एज एन ऑब्जेक्ट जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयज में भी 200 रिकॉर्ड्स हैं, इंटीजर वैल्यूज हैं। अब रैंक में क्या है, फ्लोट वैल्यू गई है। आप देखो रैंक के वैल्यूज क्या है, रैंक है 1.0, 4.0, 3.0, 5.0। ऐसे वैल्यूज किस में जाते हैं, डेसिमल वैल्यूज होते हैं। तो ऐसे वैल्यूज को हम फ्लोटिंग नोटेशन में लेते हैं, तो ये फ्लोट में है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है, प्रीवियस रैंक में सिर्फ 196 रिकॉर्ड्स हैं, होने कितने चाहिए थे हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, 200 है ना, हैं कितने, 4 रिकॉर्ड्स मिस हैं। यानी सेम आप देखो रेवेन्यू चेंज में 199 है, 200 होने चाहिए था, 1 रिकॉर्ड मिस है। 183 रिकॉर्ड्स हैं प्रॉफिट चेंज में, यानी यहाँ पे हमारे 17 रिकॉर्ड्स मिस हैं। सेम वे में मार्केट वैल्यू में 12 रिकॉर्ड्स मिस हो रहे हैं। इससे हमें क्या पता चला, जो हमने ये इन्फो फंक्शन यूज किया या डेटा सेट का समरी निकाला, इससे हमें क्या पता चला, हमारे डाटा में बहुत से डाटा मिस है, बहुत से डेटा मिस है। अब जो हम उस दिन स्टार्टिंग क्लास में हम बात कर रहे थे ना कि हमारे पास मिसिंग वैल्यूज होंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे, उनको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट यहीं पे एनालिसिस लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम EDA परफॉर्म करते हैं, ताकि हम डेटा को समझ सके क्या उसमें मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं मिसिंग वैल्यूज कितनी है, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज का सम निकालते हैं। तो आप देखो जो चीजें हमें यहाँ से दिख रही थी ना, ये हमें काउंट दे देगा। रेवेन्यू में 1 मिसिंग है, प्रॉफिट चेंज में 17 वैल्यूज हैं, मार्केट में 12 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है, जब भी हमें डेटा सेट मिलेगा हम डेटा लोड करते हैं। जो हमने बात करी थी ना, हम डेटा सोर्स से डेटा लोड करेंगे। तो फॉर्च्यून 500 क्या था, हमारा डेटा सोर्स है। हमने यहाँ पे रीड एक्सेल फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा को लोड किया है।
यानी अब हमारे पास डेटा अवेलेबल हो गया। फिर हमने क्या किया, ईडीएस स्टार्ट किया, हमने डेटा का शेप देखा, कितना 200 रोज होने चाहिए, 11 कॉलम्स होने चाहिए। फिर हमने डेटा में देखा रिकॉर्ड्स किस टाइप के हैं, तो हमने डेटा डॉट हेड यूज किया। तो आप देखो ये प्रॉपर अच्छे से टेबल के फॉर्म में दिख रहा है। पहले जब हमने इसको प्रिंट किया था तो ये अच्छे फॉर्मेट में नहीं दिख रहा था ना, हमें नहीं पता चला था कौन से हेडर हैं, इंडेक्स क्या है। जैसे ही हमने हेड फंक्शन का यूज़ किया तो इसने प्रॉपर इंडेक्स लगा के हेडर्स डिफाइन करके हमें डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। फिर हमने इन्फो फंक्शन का इस्तेमाल किया ताकि हम डेटा का समरी देख सकें। यहाँ से हमें आइडिया लगा कि अच्छा किस टाइप का डेटा है हमारे पास, इंटीजर टाइप के हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा भी है, प्लस कुछ नल वैल्यूज भी हमें यहाँ से ऑब्जर्व हुए। इसका कंफर्मेशन लेने के लिए कि कितने नल वैल्यूज मिल रहे हैं, मिसिंग वैल्यूज हैं, हमने यूज किया डेटा डीएफ क्या था, डेटा सेट है हमारा जो हमने लोड किया है। हमने फंक्शन यूज किया इज नल, यानी क्या इसमें नल है, नल है तो फिर हमने क्या किया, जितने नल हैं उनको सम कर दिया है। यानी हमने दो फंक्शंस यूज किए, इज नल और सम, ठीक है। तो इसने हमें क्या दे दिया, एग्जैक्ट सम दे दिया कि इसमें 4 वैल्यूज मिसिंग है, प्रॉफिट चेंज में 17 वैल्यू मिसिंग है, मार्केट वैल्यू में 12 वैल्यूज हमारे मिस आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने कल एक डिस्क्राइब फंक्शन भी देखा था, एक हमने डिस्क्राइब फंक्शन देखा था जिससे हमें कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यूज मिल रहे थे। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने करंट डेटा सेट पे डिस्क्राइब फंक्शन यूज करते हैं। अभी हम कोई वैल्यू ट्रीट नहीं कर रहे हैं ना, हम मिसिंग वैल्यूज नहीं हटा रहे हैं, हम डुप्लीकेट वैल्यूज ट्रीट नहीं कर रहे, वो हम आगे समझेंगे कि कैसे करते हैं जब हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। अभी हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा डेटा कैसा है, यानी हम ईडीएम में ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। हम डेटा क्लीन नहीं करेंगे आज हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने क्या किया, डिस्क्राइब फंक्शन यूज किया। तो डिस्क्राइब फंक्शन से हमें काउंट मिला, हमें मीन के वैल्यूज मिले, स्टैंडर्ड डेविएशंस मिले, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मिले, और हमें इंटर क्वार्टाइल जो परसेंटाइल्स थे उनके वैल्यूज हमें मिल गए। यानी अगर हम देखें आईडी में 200 काउंट है, रैंक में 200 काउंट है, प्रीवियस रैंक में 4 वैल्यूज मिसिंग है तो काउंट कितना हुआ, 196। रेवेन्यू चेंज में 1 वैल्यू मिसिंग था तो 199 का काउंट आया, ठीक है। अब आप देखो काउंट तो हमें यहाँ से भी मिल रहे थे, लेकिन डिस्क्राइब फंक्शन का फायदा क्या हुआ, हमें मीन वैल्यूज मिल गए कि आईडी का मीन वैल्यू कितना है, रैंक का कितना है, एम्प्लॉयज का कितना है, प्रीवियस रैंक में कितना मीन गया है, रेवेन्यू में मीन कितना। अब देखो हर चीज में मीन का वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जैसे आईडी क्या है, ये तो रैंडम आईडीज है ना लोगों के, आप यहाँ देखोगे 2, 3, 4, 5, 6 ये तो रैंडम आईडीज हैं। तो यहाँ पे मीन को ऑब्जर्व करने का कोई फायदा नहीं। हम मीन कहाँ ऑब्जर्व करेंगे, रेवेन्यू में कितने चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉफिट में कितना मीन जा रहा है वैल्यू, मार्केट वैल्यू का एवरेज कितना गया है, ये वैल्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना है, मिनिमम वैल्यूज कितना है, ये अब देखो अब क्या होगा, जब हम डेटा सेट को ऑब्जर्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कौन से पैरामीटर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट नहीं है। या अगर हम मीन निकाल रहे हैं तो मीन किस पर्टिकुलर फीचर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। रैंक तो हमें पता है, रैंक्स कितने हैं, रैंकिंग तो अपने उस हिसाब से, तो एवरेज रैंक एक हमें मिल जाएगी कि कितना रैंक है। रेटिंग्स का कुछ है यहाँ पे, नहीं रेटिंग्स का नहीं है, ऑलराइट रेटिंग्स का नहीं है कोई कॉलम। तो यानी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे हमारे अलग अलग फीचर्स में कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी। इसमें हमने क्या किया, हमने बेसिकली कंपनी और प्रॉफिट इन दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में हमने वैल्यूज निकाले हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ क्या है, हमारा आईडी है, रैंक है, एम्प्लॉय है, रेवेन्यू है, यानी हमें न्यूमेरिक डेटा मिल रहा है, लेकिन हमारा जो कैटेगोरिकल, इसको कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं, यानी ये कैटेगरीज बता रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा ये होता है नंबर्स के फॉर्म में, तो नंबर्स के फॉर्म वाली चीज़ें तो हमें दे रहा है, लेकिन हमें कंपनी का प्रॉफिट हमें उसके नेम के हिसाब से नहीं दिख रहा। तो हमने क्या किया, हमने कहा हम जो डिस्क्राइब लगा रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा भी इंक्लूड कर लो। तो अब क्या हुआ, कंपनी का जो नेम था उस हिसाब से इसने हमें बता दिया कि टॉप पे कौन सा है, 1 है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है
1 है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं हम सारी चीज़ों का देखें तो यहाँ पे इन्होंने फंक्शन यूज़ कर लिया है ऑल, इंक्लूड के साथ यूज़ कर दिया ऑल। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको नेम के लिए भी मिलेंगे वैल्यूज़। यूनिक वैल्यूज़ कितने हैं देखोगे ना, नेम में यूनिक वैल्यूज़ कितने हैं 200, यानी 200 के 200 यूनिक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। टॉप मोस्ट वैल्यू कौन सा है, वॉलमार्ट। फ्रीक्वेंसी कितना है 1। अब आप देखो यहाँ पे यूनिक, टॉप, फ्रीक्वेंसी, ये जो चीज़ें हैं एनालिसिस के पार्ट है, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स है, ये हमें सिर्फ कैटेगोरिकल डेटा के लिए मिलते हैं, ये नंबर्स के लिए नहीं मिलेगा। तो आप अगर देखोगे नंबर डेटा के लिए हमारे ये वैल्यूज NaN मतलब नॉट अवेलेबल, नल वैल्यूज, ठीक है, नॉट डिफाइंड वैल्यूज है। बट आप वहीं देखोगे मीन इनके लिए ID के लिए दिखेगा, ठीक है। और लेकिन मीन वैल्यू हमें किसके लिए नहीं दिखेगी, कैटेगोरिकल के लिए नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ मीन का कोई मतलब नहीं होगा। मीन हम निकालते किसमें, नंबर डेटा पे। तो हम दोनों तरीके के एनालिसिस करके देखते हैं। हम एक नॉर्मल डिस्क्राइब फंक्शन से लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसमें कैटेगोरिकल डेटा इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। अगर हमें कैटेगोरिकल डेटा को ऑब्जर्व करना है तो हम डिस्क्राइब के साथ लिख देते हैं इंक्लूड। इंक्लूड में लगा देंगे ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट टाइप के जितने भी डेटा होगा सिर्फ उनका दिखा देगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, इंक्लूड ऑल का हमें लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन कि हम ये भी लगा सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें न्यूमेरिक डेटा के लिए जो कैटेगोरिकल पैरामीटर्स हैं वो नहीं मिलते, और कैटेगोरिकल डेटा के लिए न्यूमेरिक पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब हम देखते हैं अगर हमें मीन निकालना हो तो मीन हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का निकाल रहे थे, जैसे हमने यहाँ मीन निकाला था एक पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाला था, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने मीन फंक्शन यूज़ किया, लेकिन हमने एक फीचर के लिए यूज़ किया, यानी जो रेवेन्यू कॉलम था हमारा, रेवेन्यू ये रहा, रेवेन्यू कॉलम जो है हमारा, हम इसका मीन निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल मीन फंक्शन का इस्तेमाल किया है। सेम वे में मीडियन निकालना होगा तो हमने क्या किया, मीडियन फंक्शन यूज किया है। मोड निकालना है तो मोड फंक्शन यूज किया हमने। इसमें इशू आया है रेवेन्यूज, इसमें हमें जिस कॉलम के लिए निकालना होगा ना उस कॉलम का नाम हमारा एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो रेवेन्यू का इसने एवरेज हमें दे दिया कि रेवेन्यू कॉलम का एवरेज कितना आ रहा है 4773.552। अगर यही चीज हम यहाँ देखें, ये रेवेन्यू कॉलम है हमारा, अगर हम इसका मीन निकाला था ना, एवरेज वैल्यू देखें, सेम आ रहा है, ठीक है। यानी चाहे हम एक्सेल से निकालें या हम इससे निकालें, बात सेम है। एक्सेल में क्योंकि अभी डेटा ज़्यादा था, डेटा कम था तो रेंज हम जल्दी सेलेक्ट कर पा रहे थे, अभी डेटा ज़्यादा है तो रेंज स्क्रॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन यहाँ पे हमें रेंज नहीं देनी पड़ी, ये ऑटोमेटिक रेंज खुद उठा लेगा। तो काम किस में हमारा आसान हो गया, पाइथन में। सेम वे में अगर हमें मीडियन निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से पहले तो फंक्शन कॉलम का नाम बस हमें सही देना है। तो मिडिल वैल्यू क्या है इसकी 27,422। सेम वे में हम मोड निकालेंगे तो मोड की वैल्यू ये आ गई। इसने क्या किया, इंडिविजुअल उसका हमें मॉडल वैल्यूज दिखा दिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम ग्राफ्स की बात कर रहे थे तो हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स देखे थे, तो हम एक एक करके उन ग्राफ्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं खाली कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं अपने ग्राफ्स को। तो अब आप देखो, जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे वो कुछ इसी टाइप का था,
अब आप देख पा रहे हो ये जो भी हमारा रेवेन्यू का डेटा है, हमने सिर्फ रेवेन्यू कॉलम की बात करी है और हम देख रहे हैं हमारा रेवेन्यू किस तरीके से वेरी कर रहा है डेंसिटी के साथ में। अब रिलेट कर पा रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा कहाँ है क्या कहाँ नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ये तो ठीक आ रहा है, यहाँ पे हल्का सा स्क्यूनेस दिख रही है ना। और मीन वैल्यू हमने निकाली थी, मीन वैल्यू क्या आ रही थी 47,735। मोड वैल्यू क्या आ रही थी 27,422 है ना। तो अब वो वैल्यूज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्लॉट बना है वो किस तरीके से है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा प्लॉट कैसा है, इसका स्क्यूनेस कैसा है, समझ में आ रहा है। यानी हमारा मीन बड़ा है मीडियन से। अब आप देखो नंबर्स के फॉर्म में देखेंगे तो मीन हमें यहाँ से दिख गया मीडियन से बड़ा है। ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे तो हमारा मीन यहाँ कहीं आ रहा होगा 47,000 के आसपास और हमारा मीडियन वैल्यू जो है 22,000 के आसपास आ रही है, यानी मीन बड़ा है। जब मीन बड़ा है तो कौन सा स्क्यू कहलाता है, वो पॉजिटिव स्क्यू। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो अगर तो हमने देखा मिनिमम फंक्शन यूज करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो अगर हमें तो हम मैक्सिमम फंक्शन यूज करेंगे, अपने डेटा सेट में मैक्सिमम वैल्यू आ गई। रेंज निकालनी हो अगर हमें कि हमारे डेटा का रेंज कितना है तो हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्या रह गया, अच्छा ये रह गया, ओके ठीक है। तो हमारे डेटा का रेंज कितना है 4,72,085 रुपीज़ का हमारा रेंज बन गया। सेम वे में वेरिएंस निकालना हो कि कितना वेरिएंस है हमारे डेटा में, तो आप देखो कितना हाई वेरिएंस आ रहा है। वेरिएंस के वैल्यूज बहुत बड़े होते हैं। कैलकुलेशन सिंपलर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करें अगर तो आप देखोगे 52,359 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो आ रहा है। ठीक है, अब हमने एक चीज देखी थी परसेंटाइल वैल्यूज भी हमने देखे थे कि हम निकाल सकते हैं। तो वो निकालने के लिए पाइथन में क्या तरीका होता है, क्वांटाइल। हमने अपना डेटा सेट सेलेक्ट किया, डॉट के बाद फंक्शन नाम दिया क्वांटाइल। अब क्वांटाइल में हमें कौन सा चाहिए, जैसे लेट से 50th क्वांटाइल का वैल्यू चाहिए तो 0.5 हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारा कितना वैल्यू है 27,422। अब आप देखोगे जो हम बात मैंने आपको बताई थी ना कि जो 50th क्वांटाइल है या Q2 का जो वैल्यू वो मीडियन के इक्वल आता है। तो हमारा मीडियन क्योंकि मिडिल मोस्ट टर्म है तो हमारा जो 50th परसेंटाइल है वो मीडियन कहलाता है। वैल्यू सेम है, मीडियन का भी वैल्यू हमारा 27,422 ही आया था। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम 75 परसेंटाइल का वैल्यू निकालते हैं, कितना है 4.5। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे एक और देखें, ये थर्ड हो गया। सेम वे में हम 25 अच्छा निकाला हुआ है 25th परसेंटाइल हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेम फंक्शन वही रहेगा क्वांटाइल का, लेकिन वैल्यू अंदर की वैल्यू चेंज कर देंगे। 25 चाहिए तो 0.25, 25% का मतलब होता है 0.25। ठीक है, तो इस तरीके से हम Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हमने देखा था इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, उसमें हम क्या करते हैं Q3 में से Q1 का वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो लेट्स डू दैट। तो हमें क्या मिल गया, अपना इंटर क्वार्टाइल रेंज मिल गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं क्या वो अब हमारे लिए आसान है। ठीक है, हम उस दिन ग्राफ समझ रहे थे तो अब आप देख लो ग्राफ्स प्लॉट करना कितना आसान है पाइथन में। हमने क्या किया, बॉक्स प्लॉट पढ़ा था। बॉक्स प्लॉट के लिए हमने एक लाइब्रेरी यूज करी है PLT, मैटप्लॉटलिब का एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पाइथन में। तो हमने उसमें से बॉक्स प्लॉट लिया। बॉक्स प्लॉट किस पर्टिकुलर फीचर के लिए लगाना है उसका हमने रेफरेंस दिया। जैसे हमारा डेटा सेट जो हमारा DF है डेटा फ्रेम, उसमें हमें रेवेन्यू कॉलम के लिए बॉक्स प्लॉट लगाना है। ठीक है, इससे बॉक्स प्लॉट बन जाएगा। बॉक्स प्लॉट शो करना है तो हमें क्या यूज करना है, लाइब्रेरी PLT.show। हम जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आप देखो हमारा बॉक्स प्लॉट बन के आ गया।
अब हमने एक चीज देखी थी, मजे की चीज, ऊपर हमने देखा था स्क्यूनेस थी हमारे डेटा में, है ना, पॉजिटिव स्क्यू था, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो बॉक्स प्लॉट बना है, हमारा मैक्सिमम रेंज यहाँ लाई कर रहा है, क्यू हमारा मिनिमम वैल्यू ये है, हमारे डेटा का मैक्सिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू के बाद में बहुत सारे आउटलायर्स हैं। सेम अगर हम अपने स्क्यू वाले ग्राफ पे आएंगे तो आप देखोगे हमारा रेंज आ गया, रेंज के बाद बहुत आगे तक हमें वैल्यूज मिले हैं, ठीक है। यानी हमारे पास एक्सट्रीम हाई आउटलायर्स प्रेजेंट है। इस बॉक्स प्लॉट से हम ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं एक्सट्रीम हाई डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं और उनके वैल्यू किस किस रेंज में है वो भी आपको दिख रहा है। जैसे आप यहाँ देखो 2 लाख के आसपास, बहुत 1 लाख से 2.5 लाख के बीच बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आउटलायर्स आपको मिल रहे हैं, प्लस एक क्लोज टू 5 लाख भी वैल्यू मिल रही है। सेम वही चीज़ हमें यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन में देखने मिल रही थी कि आप देखोगे 1.5 लाख के ऊपर बहुत सारा डेटा था, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, फिर हमें 5 लाख से थोड़ा पहले डेटा दिखा है। तो यानी स्क्यूनेस का ग्राफ और हमारा बॉक्स प्लॉट का जो चार्ट है वो हमारे आउटलायर्स को डिटेक्ट करता है कि हमारे आउटलायर्स किस रेंज में लाई करने वाले हैं, किस रेंज में है। इससे हमें पता चल गया आउटलायर्स भी हैं हमारे डेटा में, यानी जब हम डेटा क्लीन करेंगे तो हमें इन आउटलायर्स का भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सो फार हमने जितने ऑब्जर्वेशंस करे हमें 2-3 चीज़ें क्लियर दिखी कि हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं। फिर हमने सारे सेंट्रल टेंडेंसीज ऑब्जर्व करे, वहां से हमें पता चला कि मीन बड़ा था मीडियन से, यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस भी दिखी हमें। मीन और मीडियन इक्वल होते तो बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ होता, कोई आउटलायर नहीं होता, ठीक है। यहाँ से उसी को कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, स्क्यू का ग्राफ बनाया। स्क्यूनेस से हमें पता चला आउटलायर हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस है हमारे डेटा में। फिर हमने क्या किया, बॉक्स प्लॉट को बनाया। बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए हमें क्या जरूरत थी, Q3 - Q1 करना पड़ता है ना। एक रेंज हम मैनुअली भी तो चेक करेंगे ना हमारा रेंज कितना आ रहा है, तो हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज चेक करी, वहां से हमें इन्फ्रेंस मिला। फिर जब हमने बॉक्स प्लॉट बनाया तो बॉक्स प्लॉट के ग्राफ पे ही हमें दिख रहा है कि हमारा जो मैक्सिमम वाला विस्कर है, एंडिंग विस्कर जो है, उसके ऊपर बहुत सारा डेटा लाई कर रहा है। अब आप देखो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ओवरलैपिंग दिख रही है ना, ब्लैक कलर्ड जैसा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस पे दिख रहा है। तो उस दिन जो आपका क्वेश्चन था, आई होप वो आंसर हो गया होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेटा पॉइंट ज़्यादा है, आगे चल के डेटा पॉइंट्स कम है, यहाँ पे बहुत कम है। और सेम चीज़ अगर हम ग्राफ पे देखेंगे तो 1.5 से 2 के बीच में हमें थोड़ा सा डेटा यहाँ दिख रहा है, 1 के आसपास, 0.1 के आसपास। और फिर यहाँ 5 लाख से ऊपर वाला जो अमाउंट है, यहाँ पे कुछ वैल्यू देखने को मिली है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि प्लॉट का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ हमें क्या बता रहा है। ये हमें जब हमें ये पता होगा ना, तभी हम डेटा को ट्रीट कर पाएंगे। अब लेट्स से हमने बॉक्स प्लॉट बना दिया लेकिन हमें पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है, तो क्या हम इसको ट्रीट कर पाएंगे? हम डेटा में से रिमूव करने का सोचेंगे। इसीलिए हम हर एक चीज़ पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में पढ़ने में ज़रूर थोड़ा सा हमें बोरिंग लग रहा होता है कि हाँ, जब यूज़ करते हैं ना तब हमें समझ में आना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्यूनेस कितना है, स्क्यूनेस का वैल्यू कितना है। अब आप देखो क्या वैल्यू आया, 4.0 पॉजिटिव वैल्यू है। अगर यही स्क्यूनेस नेगेटिव होती, मीडियन बड़ा होता मीन से, तो ये वैल्यू नेगेटिव आती। ठीक है, और ग्राफ भी उल्टा हो जाता, बिल्कुल पलट। और यहाँ पे ये जो आउटलायर्स आपको ऊपर दिख रहे हैं वो नीचे दिख रहे होते। तो अब आप इंटर रिलेट कर पाओगे कि बॉक्स प्लॉट में ऊपर दिख रहा है पॉजिटिव स्क्यूनेस है, तो चार्ट कुछ इस तरीके का बन रहा है। उस तरीके का चार्ट आएगा तो बॉक्स प्लॉट में नीचे आउटलायर्स हमें देखने को मिलेंगे और स्क्यूनेस का वैल्यू हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, हमने एक चीज़ और देखी थी स्क्यूनेस में, हमने स्क्यूनेस के बाद कर्टोसिस पढ़ा। आज हमने कर्टोसिस से स्टार्ट किया था। तो कर्टोसिस में हम क्या करते हैं, हमारा जो स्क्यूड ग्राफ है उसको एक नॉर्मल ग्राफ के साथ कंपेयर करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। उससे हमें मिलती है कर्ट की वैल्यू, है ना, कर्टोसिस के कोफिशिएंट की वैल्यू।
जितना बड़ा कोफिशिएंट होता है उतना ज़्यादा हमें क्या पता लगता है, आउटलायर्स उतने ज़्यादा प्रेजेंट है। अभी इसका वैल्यू कितना है 25। ऑलरेडी हमें काफ़ी सारे आउटलायर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यानी हमने एक वो जो हमने ग्राफ देखा था उसमें हमने देखा था कर्टोइसिस का वैल्यू जो एक्सेप्टेबल लिमिट थी वो 3 थी, इफ यू रिमेम्बर। यहाँ हमने एक ग्राफ देखा था कर्टोइसिस का, यहाँ हमने देखा k इक्वल्स टू 3 है तो ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3 से छोटा है तो फिर आपको उससे पता चलेगा कि कर्टोइसिस का वैल्यू कम है, और 3 से ज़्यादा है तो मतलब क्या है, एक्सट्रीम आउटलायर्स बहुत हैं। आपका डेटा हैवी टेल्ड है और उसमें आउटलायर्स है, यानी आउटलायर्स आपके मैक्सिमम रेंज के बाहर दिखेंगे आपको। अगर कर्टोइसिस की वैल्यू कम है तो यानी आउटलायर्स कम है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने कर्टोइसिस पढ़ा, कर्टोइसिस का वजह से हम, हालांकि देखो हम ऊपर सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं सो दैट हमें कंक्लूजन्स पता चल सके। तो अभी हमें अपने डेटा सेट के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इसमें करी है, हमने डेटा को समराइज करा है, हमने सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड ऑब्जर्व करे हैं, फिर हमने वेरिएंस देखा, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी देखा, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज कैलकुलेट करे, हमने क्वार्टाइल रेंज देखी, हमने स्क्यूनेस और कर्टोइसिस के वैल्यूज भी देखे कि हमारे आउटलायर्स किस रेंज में लाए कर रहे हैं, क्या कर्टोइसिस हैवी टेल्ड है या लो टेल्ड है, ठीक है। तो आप देखोगे हमारे केस में क्या आया, हैवी टेल्ड आया, यानी उसकी टेल बहुत दूर तक एक्सटेंड होगी। इसको हमने ग्राफिकली भी देखा, हमारा जो ग्राफ बन के आया था, फिर से देख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ लाई कर रहे हैं लेकिन इसका टेल बहुत लंबा है। अगर कर्टोइसिस का वैल्यू 3 से कम आता है तो आप ये समझो टेल शायद यहीं एंड हो जाती है उसकी। हैवी टेल्ड का मतलब है बहुत दूर तक आउटलायर गया हुआ है हमारा, लो टेल्ड मतलब छोटी सी टेल होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, कर्टोइसिस में क्या चीज़ हमें कैसे पता चलेगा हैवी टेल्ड है, लो टेल्ड है, या हैवी टेल्ड हम बोल तो रहे हैं उसका मतलब क्या है, ये चीज़ समझ में आ रही है ग्राफ से, ठीक है। फिर हम इनको कंपैरिजन भी हमने देख लिया कि मीन, मीडियन, मोड के वैल्यूज किस रेंज में लाई कर रहे हैं, कौन बड़ा वैल्यू है कौन छोटा आ रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया हमारे केस में मीन सबसे बड़ा वैल्यू था, मीडियन मिडल में आया है, फिर मोड वैल्यू आई है, ठीक है। और हमने क्या चीज़ें देख ली, उसके अलावा हमने स्क्यूनेस ऑब्जर्व करा, कितना स्क्यू हो रहा है डेटा। हमने अपना बॉक्स प्लॉट बना के देखा कि हमारा जो आउटलायर्स हैं वो कहाँ पॉपुलेटेड है, किस रेंज में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो फार जितने कॉन्सेप्ट हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हैं ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें यहाँ प्रैक्टिकली करी हैं इस डेटा शीट में ना, इस डेटा सेट के लिए। तो आपको अब थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी कि हम अगर कोई भी टर्म पढ़ रहे हैं तो हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, और आज प्रैक्टिकली देखा होगा तो इंटरेस्टिंग लगा होगा, कल थ्योरी चल रही थी तब तक थोड़ा बोर हो रहा होगा है ना।